हेलो और बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज समाचार लेकर हाजिर हैं इस वक्त की ताज़ा अपडेटेड और बड़ी खबरें आपके लिए। सबसे पहले देखिए इस वक्त की हेडलाइंस। बाजार में 3 दिन की तेजी के बाद मुनाफा वसूली, सेंसेक्स निफ्टी गिरावट पर हुए बंद, निफ्टी बैंक की 12 दिनों की तेजी पर लगा ब्रेक। वोडाफोन आइडिया के शेयर में आज रही जोरदार तेजी, AGR रीकैलकुलेशन मामले में वोडाफोन आइडिया की याचिका पर सुनवाई टली। अब अगले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। राहुल गांधी ने फिर उठाया वोट चोरी का मुद्दा, एक्स पर किया पोस्ट लिख जनजी करेंगे देश पर भविष्य तय। बीजेपी ने किया पलटवार, कहा जनता को गुमराह कर भारत में भी नेपाल जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं राहुल। आज से एप्पल आईफोन सीरीज 17 की सेल शुरू, देश भर में स्टोर्स के बाहर लोगों की भारी भीड़। सभी ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर आज से मिल रहा है नया आईफोन। देश में पिछले 4 सालों में 90% तक बढ़ी, देश में करोड़पतियों की संख्या हुए करीब 9 लाख के आसपास करोड़पति परिवार। मर्सिडीज बेंज हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट में धन कुबेरों की भरमार। ढेर सारी खबरों के बीच सबसे पहले बात कर लेंगे बाजार की, जहां पर 3 दिनों की तेजी के बाद आज ब्रेक लगता हुआ दिखाई दिया। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन में सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 388 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 97 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ। निफ्टी बैंक भी 12 दिनों की तेजी पर हमने देखा ब्रेक लग गया। मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को और थोड़ा समझेंगे, हमारे साथ है हमारी सहयोगी कंचन नौटियाल। तो कंचन, क्या रहा आज के बाजार का अपडेट? तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, अगर आज के मूड माहौल की बात करी जाए तो देखिए आज बाजार में डेफिनेटली हमें ब्रॉडर इंडेक्सेस में एक प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला देखने को मिला था। निफ्टी की बात करी जाए, बैंक निफ्टी की बात करी जाए तो थोड़ा सा यहाँ से जो प्रॉफिट बुकिंग है देखी गई है, लेकिन इन कंपैरिजन अगर हम बात करें मिड कैप की या फिर स्मॉल कैप की, यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो हमें इन कंपैरिजन अच्छा खासा देखने को मिला था। ये भी इंडेक्स, दोनों ही इंडेक्स आज आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए थे, निफ्टी को और साथ में बैंक निफ्टी को। अब बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का रहा है। सबसे पहले निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो देखिए अडानी ग्रुप चर्चा में बना हुआ था, सेबी की तरफ से जो क्लीन चिट है वो मिल गई है, जिसके बाद पूरे ही ग्रुप की कंपनीज में एक अच्छा खासा बस था। इसी लिहाज से अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स आज बढ़त के साथ बंद हुए हैं। SBI लाइफ, इंडसइंड बैंक में भी अच्छे खासे गेन्स आज के सत्र में देखे गए हैं। अब बात करते हैं कि लूजिंग पॉकेट में कौन कौन नाम शुमार है। HCL टेक, ICICI बैंक, ट्रेंट और टाइटन ने आज थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है, जिसके बाद निफ्टी के टॉप लूजर में इनका नाम आया है। अब बात कर ली जाए अगर मिड कैप की, तो मिड कैप में इरेडा, GSW इंफ्रा, गोदरेज प्रॉपर्टीज और हुडको, यानी कि अगर हम मेजॉरिटी देखें तो जो रियलिटी पैक है उसने अच्छे खासे गेन आज के सत्र में दिखाए हैं। इनफैक्ट जो PSU बैंक है वहां पे भी जो मोमेंटम था हमें काफी रोबस्ट देखने को मिला है। लूजिंग पॉकेट में 197 कम्युनिकेशन। इसके अगर हम बात करें पेटीएम की तो सेकेंड हाफ में इसमें एक ड्रास्टिक चेंज आया था और ये बेरिश मोमेंट की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया था। स्कॉट क्यूबोटा, एक्साइड इंडस्ट्रीज और SBI कार्ड में आज एक लूजिंग पॉकेट जो है देखने को मिली है, लेकिन पूरा हफ्ता अगर हम देखें तो एक अच्छा हफ्ता रहा है। चलिए, ओवरऑल कह रही हैं कि पूरा हफ्ता देखा जाए तो एक अच्छा हफ्ता रहा है। जरूर गिरावट के साथ इसका समापन हुआ। इधर वोडाफोन आइडिया के शेयर में आज जोरदार तेजी रही। दरअसल AGR रीकैलकुलेशन मामले में वोडाफोन आइडिया की याचिका पर सुनवाई टल गई है। सॉलिसिटर जनरल की मांग के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अगले शुक्रवार को सुना जाएगा। खबर पर और डिटेल्स लेते हैं अपने सहयोगी असीम मनचंदा से। जी असीम, क्या अपडेट है? देखिए, सरकार ने वोडाफोन आइडिया को 9,450 करोड़ रुपए का एक नया AGR का नोटिस दिया है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में वोडाफोन आइडिया ने एक याचिका दायर की थी और इसे रिकैलकुलेट करने की मांग की थी। वोडाफोन आइडिया का यह भी कहना था कि 2017 से पहले के जितने भी ड्यूज है उनका रिकैलकुलेशन और रीअसेसमेंट किया जाए। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सबसे पहले सरकार ने अपना पक्ष रखा। सरकार ने कहा कि हम इस याचिका का विरोध नहीं कर रहे हैं। पहले के मुकाबले अब सारे हालात बदल गए हैं। सरकार की इसमें 49% की हिस्सेदारी है। सरकार और कंपनी को सपोर्ट की जरूरत है और सुप्रीम कोर्ट के सहयोग से सुप्रीम कोर्ट के सपोर्ट से ये सहयोग वोडाफोन आइडिया को दिया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमको इस मामले को फाइनलिटी पर लेकर जाने की जरूरत है, लेकिन उसके बाद एसजी ने कहा कि इस मामले में भी फिलहाल सुनवाई को टाल दिया जाए और एक हफ्ते बाद इस पूरे मामले की सुनवाई की जाए। तो ये मामले की सुनवाई अभी 26 सितंबर तक के लिए टाल दी गई है। 26 सितंबर को वहां पर सुनवाई होगी।
लेकिन जिस तरह से सरकार का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहाँ पर निकल करके कंपनी के लिए आया, तो बाजार एक राहत की एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो आने वाले दिनों में वोडाफोन आइडिया को किसी तरह की कोई राहत मिल सकती है। बिना रजिस्ट्रेशन ड्रोन उड़ाना अब बेहद महंगा पड़ सकता है। विमान मंत्रालय ने सिविल ड्रोन प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें पहली बार ड्रोन के इस्तेमाल के लिए जेल और जुर्माने जैसी सजा का प्रावधान किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता रोहन सिंह से। तो रोहन, क्या ड्रोन उड़ाने पर अब कोई जेल भी जा सकता है? जी, काफ़ी खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर बिना परमिशन के, बिना रजिस्ट्रेशन के अब ड्रोन उड़ाया जाए, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि ड्रोन के इस्तेमाल को जो है रेगुलेट करने के लिए अलग कानून लाया जा रहा है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इसका ड्राफ्ट जारी किया है और इसमें अलग अलग ऑफेंसेस में अलग अलग तरह की पेनल्टी दिखाई गई है। चाहे अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन का ड्रोन लेते हैं, कहीं गलत तरीके से इम्पोर्ट करते हैं, बिना UIN नंबर के ड्रोन आप उड़ाते हैं, आप बिना रजिस्टर किए हुए जो सरकार की DG स्काई प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आप उड़ाते हैं, या फिर आप उसको कैरी भी करते हैं, रेड जोन में उड़ाते हैं, इन सब के लिए अलग अलग ऑफेंसेस जो है वो डिसाइड किए गए हैं और आमतौर पे 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर 3 साल तक की जेल का जो है प्रावधान रखा गया है। जो रिपीटेड ऑफेंस है उनके लिए ज़्यादा जुर्माना का प्रावधान यहाँ पे रखा गया है। साथ ही जो लोग ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना ज़रूरी होगा। इसके अलावा अगर आप ड्रोन उड़ाते हैं और उस दौरान किसी तरह की कोई दुर्घटना होती है तो उसमें 2.5 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। कोई अगर गंभीर रूप से इंजर्ड हो जाता है तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना हो। तो ये सारे प्रावधान इसमें रखे गए। फिलहाल अलग अलग स्टेक होल्डर्स इस पर जो है राय ली जा रही है और ये पहली बार होगा, क्योंकि इससे पहले एयरक्राफ्ट एक्ट के तहत ड्रोन का इस्तेमाल को रेगुलेट किया जाता था, लेकिन अब ड्रोन के लिए खास तौर पे एक अलग कानून आ रहा है। जी शुक्रिया। तो अब ध्यान से उड़ाइएगा ड्रोन। इधर राहुल गांधी ने एक बार फिर से वोट चोरी का मुद्दा उठा दिया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि देश के युवा, देश के जेन ज़ी अब संविधान को बचाएंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। इस पर सत्ता पक्ष जमकर बयानबाजी कर रहा है। सत्ता दल का कहना है कि राहुल ऐसी बातें करके देश में युवाओं को भड़काना चाहते हैं और देश में बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं। देखिए रिपोर्ट। 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा करते हैं। तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ दिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आप कर्नाटक की CID को ये सबूत 1 सप्ताह के अंदर, तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो। राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाया है। इस बार उन्होंने जेन ज़ी यानी नई पीढ़ी का नाम लेकर कहा कि वही देश का भविष्य तय करेगी। राहुल ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि देश के छात्र और युवा संविधान को बचाएंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। राहुल ने खुद को युवाओं के साथ खड़ा बताते हुए कहा कि वे वोट चोरी को रोकेंगे और सत्ता में पारदर्शिता लाएंगे। देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन ज़ी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। राहुल के इस पोस्ट ने विपक्ष को ताकत दी और सत्ता पक्ष को नया मुद्दा, क्योंकि राहुल के बयान में जेन ज़ी का जिक्र खास है। पिछले हफ्ते ही नेपाल में इसी पीढ़ी ने जबरदस्त आंदोलन किया था। सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये विरोध देखते ही देखते सड़कों पर फैल गया और हिंसक टकराव के बीच सरकार का तख्ता पलट हो गया। नेपाल की राजनीति में जेन ज़ी की ताकत को लेकर पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। ऐसे में राहुल गांधी का भारत के छात्रों और युवाओं से सीधा जुड़ाव और जेन ज़ी का नाम लेना बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। यही वजह है कि बीजेपी के निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को घेर लिया। जेन ज़ी परिवारवाद के खिलाफ है। वो नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी के बाद राहुल जी को क्यों बर्दाश्त करेगा? वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, आपको क्यों नहीं भगाएगा? वो बांग्लादेश में इस्लामिक राष्ट्र तथा नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है।
वो भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाएगा? देश छोड़ने की आप करो तैयारी। समाजवादी पार्टी राहुल गांधी के समर्थन में उतर आए। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनजी क्रांति की जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि अब देश का युवा अपने अधिकारों के लिए जाग चुका है और राहुल गांधी का आह्वान सही समय पर आया है। उधर बीजेपी के प्रदीप भंडारी ने भी राहुल गांधी के बयान पर जोरदार हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, राहुल गांधी भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। राहुल गांधी एक वंशवादी नेता है जिन्हें ये देखकर जलन हो रही है कि भारत का युवा देश के विकास और आर्थिक तरक्की में योगदान दे रहा है। राहुल गांधी अपने घुसपैठिया बचाओ कैंपेन के जरिए लोगों को भड़काना चाहते हैं। राहुल गांधी एंटी इंडिया ताकतों के पोस्टर बॉय हैं। राहुल गांधी का रिमोट बॉर्डर के उस पार है। देश को राहुल के खतरनाक और बुरे इरादों से सावधान रहना चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर बीजेपी का पलटवार और समाजवादी पार्टी का समर्थन साफ कर देता है कि जेनजी अब भारतीय राजनीति का नया कीवर्ड बनने जा रहा है। बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि राहुल लगातार झूठ बोल रहे हैं और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। राहुल ने विपक्ष के नेता के पद की गरिमा को भी गिरा दिया है। झूठ बोलना, गलत आरोप लगाना, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना, यह राहुल गांधी की फितरत हो गई है और राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के पद को की गरिमा को गिराया। I repeat, Rahul Gandhi, by repeatedly making false, misleading and mischievous allegations, has sought to lower the dignity of the leader of opposition. दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन यानी डूसू इलेक्शन की वोट काउंटिंग पूरी हो गई। एबीवीपी के आर्यन मान प्रेसिडेंट बने हैं। आर्यन मान ने एनएसयूआई की जोसलीन नंदिता चौधरी को 16,000 से ज़्यादा वोटों से हराया। 4 में से 3 पद एबीवीपी ने जीते हैं। वाइस प्रेसिडेंट पद पर एनएसयूआई के राहुल झांसला ने करीब 29,000 से ज़्यादा वोटों के साथ एबीवीपी के गोविंद तंवर को हरा दिया है। वहीं एबीवीपी के कुणाल चौधरी सचिव और दीपक झा संयुक्त सचिव बनी है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और कुछ और खबरें। मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु के एप्पल स्टोर्स पर अच्छी खासी भीड़ उमड़ी है। सुबह से लोग एप्पल स्टोर्स के बाहर लंबी लाइनें लगाकर खड़े हुए नजर आए। दरअसल आज से नए आईफोन 17 सीरीज की सेल शुरू हो गई है। इस सीरीज में आईफोन 17, आईफोन 17 प्रो, प्रो मैक्स और आईफोन 8 शामिल है। आज से सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स पर भी सेल की शुरुआत हुई है। एप्पल ने अपनी इस नई आईफोन सीरीज़ को 9 सितंबर को एप्पल इवेंट में लॉन्च किया था। इसके अलावा एप्पल ने इस इवेंट में एप्पल वॉच सीरीज़ 11, एप्पल वॉच अल्ट्रा 3, एप्पल वॉच SE और एयरपॉड्स प्रो 3 भी लॉन्च किए थे। देश में आईफोन 17 सीरीज़ का ज़बरदस्त क्रेज़ को देखते हुए हमारी सहयोगी कंचन नौटियाल ने भी CNBC आवाज़ के ऑफिस में ये पता लगाने की कोशिश की कि हमारे बीच एंड्रॉयड यूज़र ज़्यादा हैं या फिर एप्पल लवर्स छुपे हुए हैं। क्या मिला उनको, आइए देखते हैं। थैंक गॉड मैं बीकेसी या फिर साकेत में नहीं हूँ। लाइन देख के तो आप भी डर गए होंगे ना। हमेशा दिमाग में रहता है एप्पल, एप्पल या एंड्रॉइड, एप्पल या एंड्रॉइड, एप्पल या फिर एंड्रॉइड। लेकिन आखिरकार इस रेस में जीता कौन है? आइए डायरेक्टली अब देखते हैं कि लोगों की जेब में एप्पल है या फिर एंड्रॉइड। सबसे पहले चैनल के मैनेजिंग एडिट से ही देख लेते हैं कि आखिरकार वो कौन सा फोन चलाते हैं। सर फोन मेरा तो एप्पल। एप्पल, यहाँ पे भी एप्पल को ही वोट मिला है। तो 17 लेने का प्लान है, बीकेसी जाना है? नहीं मैं देखिए एप्पल इसलिए लिया है क्योंकि सिक्योरिटी इसकी काफ़ी अच्छी होती है। बाकी मेरा तो 14 है ना, मैंने 15 लिया ना 16 लिया। अब डायरेक्टली 17 भी नहीं लूँगा मैं, जब तक ये 14 चलता रहेगा ये इसी से काम होता रहेगा। ठीक है, तो बीकेसी और साकेत अभी फिलहाल जाने का प्लान तो नहीं है। जिसमें स्टिक है वहीं स्टिक रहेंगे। सर तो बहुत बिजी है, पढ़ाई करने में लगे हुए। लेकिन आइए चेक करते हैं कि इनके ड्रॉर के अंदर एप्पल है या फिर एंड्रॉइड।
एप्पल, ये भी एप्पल वाले हैं। अब एकदम से बूम करते हैं, देखते हैं कौन सा फोन निकलता है। तिन सर, कौन सा फोन चला रहे हो? मेरा तो ये OnePlus है। हाँ, एंड्रॉइड, यहाँ से एंड्रॉइड मिला है। ऑन एयर फेसेस को तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन अब चलते हैं डायरेक्टली जो ऑफ कैमरा लोग हैं और देखते हैं कि उनके पास कौन सा फोन है। कौन सा फोन चला रहे हो? एंड्रॉइड। जेब से फोन निकालो। एंड्रॉइड। तो यहाँ से तो एंड्रॉइड को वोट मिले, लेकिन और भी देखते हैं कि एंड्रॉइड जीता है या फिर एप्पल। क्या बातें चल रही है? ये बीकेसी जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। पहले तो फोन दिखाओ कौन सा यूज कर रहे हो। आईफोन। ये भी एप्पल है, तो बीकेसी जाने की प्लान कर रहे हो क्या? मैं यही पूछ रहा था श्रेया से कि अपग्रेड करने का प्लान है क्या? आशीष कर रहे हैं अपग्रेड वैसे। तो मुझे तो जरूरत है आईफोन। यहाँ से भी एप्पल। अब चलते हैं नारी शक्ति के पास, देखते हैं कि यहाँ से किसको सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है, एप्पल या फिर एंड्रॉइड। फोन दिखाइए अपना सारे के सारे। एप्पल। कुछ लोग तो फोन में लगे हुए, लेकिन उनको भी देख लेते कौन सा फोन यूज कर रहे हो। कौन सा फोन यूज कर रहे हो? आईफोन। तो आपके पास कौन सा फोन है वो भी बता दीजिएगा। इधर मेटा कनेक्ट 2025 इवेंट में मेटा ने ओक्ले मेटा वनगार्ड स्मार्ट ग्लासेस को लॉन्च कर दिया है। इन स्मार्ट ग्लासेस को स्पोर्ट्स प्लेयर्स के लिए लाया गया है। ये ग्लासेस जबरदस्त एआई फीचर से लैस हैं और क्या खास है इसमें बता रही है हमारी शिबानी खरत। एज एन एंड्योरेंस एथलीट और एज एन फिटनेस एंथुजियास्ट मुझे हमेशा दिलचस्पी रहती है कि स्पोर्ट्स टेक में क्या नया है। तो ऐसे में ये जो है ओक्ले के वैनगार्ड ग्लासेस, जो इनफैक्ट मेटा कनेक्ट के दौरान अनाउंस हुए, काफ़ी गेम चेंजिंग है। सबसे बड़ी बात कि गार्मिन और स्ट्रावा के साथ इंटीग्रेट करते हैं, मतलब बेझिझक आप बिल्कुल सिंक कर सकते हैं अपने गार्मिन के साथ या फिर स्ट्रावा के साथ। एंड देन आप ग्लासेस से पूछिए कि मेरी हार्ट रेट कितनी है, मेरा पेस कितना है, ऑन द गो आपको बताएगा। इसी के साथ साथ लाउडेस्ट एवर मेटा AI ऑन दीज वैनगार्ड ग्लासेस इज व्हाट यू विल गेट। मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ वाले सिचुएशन में, साइकिलिंग बहुत तेज़ कर रहे हैं, बहुत विंडी है जगह, तो उसके बावजूद भी आप आराम से सुन सकते हैं इंस्ट्रक्शंस, आपके टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इसी के साथ साथ म्यूज़िक ऑन द गो अगर आपको सुनना पसंद है ओवर द ईयर तो वो भी आप सुन सकते हैं। 9 आवर्स की बैटरी ऑन सिंगल चार्ज, 36 आवर्स विद केस। 20 मिनट अगर आप चार्ज करें, योर मैराथन रेडी विद जस्ट द केस इटसेल्फ। मतलब सेपरेटली आपको कॉर्ड लेके चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये जो लेंसेज है ना, ओक्ले के प्रिज्म लेंसेज है, जिसे मैं इनफैक्ट अपने रन्स के दौरान काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल तरीके से काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करती आई हूँ। साथ ही एक और गेम चेंजिंग चीज़ बताओ, जैसे मेटा रे बैन में आप क्लिक करके वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, फोटोज वगैरह ले सकते हैं। अभी ये जो है ना आपके की मोमेंट्स, माइलस्टोन्स अपने आप कैप्चर करेगा अगर आप उसे इंस्ट्रक्ट करें उस तरह से। तो आपको सेपरेटली प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है और सिंपल इंस्ट्रक्शंस के साथ, फॉर एग्जांपल फोटो, वीडियो, इस तरह के इंस्ट्रक्शंस देकर आप बता सकते हैं इन ग्लासेस को कि भाई कैप्चर करो इस चीज़ को, एंड देन यू विल हैव योर पर्सपेक्टिव वाली जो रील है वो आपके सामने रेडी रहेगी। काफ़ी बढ़िया है, 12 मेगापिक्सल कैमरा के साथ आते हैं और इसके बटन्स बिल्कुल यहाँ नीचे की तरफ है, जिसे आराम से प्रेस करके आप टॉगल वगैरह कर सकते हैं, आगे पीछे जा सकते हैं। साइड म्यूजिक का वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है, उसे साइड से कंट्रोल कर सकते हैं, सभी कुछ कर सकते हैं। काफ़ी लाइट वेट भी है। तो बताइए हमें कैसे लगे ये ग्लासेस। $499 में आप इसे खरीद सकते हैं अक्टूबर 21 से। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में मुंबई का बीकेसी स्टेशन इकलौता अंडरग्राउंड स्टेशन है जहां खुदाई का काम 84% से ज़्यादा पूरा हो चुका है। यहां कैसा डिज़ाइन और कितना हाईटेक स्ट्रक्चर बन रहा है, बुलेट ट्रेन के लिए क्या तैयारियां हैं, सब कुछ बता रही हैं हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जिसे कि बुलेट ट्रेन के नाम से जाना जाता है, हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्टेटमेंट दिया है कि सितंबर 2027 तक इसका पहला फेज ऑपरेशनल हो जाएगा। तो कितनी तेज़ी से इस पूरे प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, और ख़ास तौर पर जो मुंबई का पहला स्टेशन जिसे टर्मिनल भी कहा जा रहा है, BKC, यहाँ पर कितनी प्रोग्रेस हुई है ये दिखाने के लिए मैं मौजूद हूँ इसी टर्मिनल पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त जो खुदाई का काम है वो जारी है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि जो मुंबई में 4 स्टेशन पड़ रहे हैं बुलेट ट्रेन के, उसमें से BKC टर्मिनल है और ये इस रूट का इकलौता अंडरग्राउंड स्टेशन
बनाया जा रहा है। अगर मुंबई से अहमदाबाद की बात की जाए तो 12 स्टेशन यहाँ पर पड़ेंगे, जिसमें से 4 आर्थिक राजधानी मुंबई में है और उसमें से सबसे अहम जो टर्मिनल है वो BKC का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक्सकवेशन का काम है, खुदाई का काम जारी है। लगभग ग्राउंड लेवल से देखा जाए तो 106 फीट गहरी खुदाई यहाँ पर की जा रही है, जो कि 10 मंजिला इमारत के बराबर है। और साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मल्टी मोड मॉडल के तौर पर इसको पूरा डेवलप किया जाएगा। यहाँ पर बुलेट ट्रेन का स्टेशन होगा और उसके साथ ही जो आप सामने ये देख रहे हैं ये 2B मेट्रो लाइन बनाई जा रही है, जो कि DN रोड से मंडेला के बीच में चलेगी और इसी रूट पर एक स्टेशन बनाया जाएगा ILNFS का, जो इंटीग्रेट किया जाएगा BKC टर्मिनल के साथ, यानी कि मेट्रो से आकर आप सीधा बुलेट ट्रेन में ट्रैवल कर पाएंगे। और जाते जाते आपको बताते हैं कि आज कंज्यूमर अड्डा में क्या होगी बात। वज़न पे दे रहे हैं ध्यान तो ये खबर आपके काम की है कि अभी तो मुंजारो और इस तरह की कई दवाइयाँ लॉन्च हुई, लेकिन वो सब इंजेक्टेबल हैं, इंजेक्शन के ज़रिए लेने वाली दवाइयाँ हैं। बहुत चर्चा है उनकी भारत में, लेकिन अब वही कंपनियाँ गोली लेकर आ रही हैं। उनका कहना है कि ये बहुत आसान होती है खाना, कीमत भी इसकी कम होगी। लेकिन क्या गोलियों से वज़न घटाना भी ठीक होगा? कौन सी गोली होगी, कब तक आएगी, कहाँ मिलेगी, कितने की होगी, क्या उतनी ही महंगी जितने में इंजेक्टेबल्स आते हैं? सारी जवाब आपको देंगे आज शाम 5:57 पर। ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ। अब गोली घटाएगी वज़न।